अक्सर ऐसा लगता है ना कि इतिहास मतलब मोटी मोटी भारी भरकम किताबें। पर कभी कभी एक देश की पूरी कहानी वो किसी के हाथ से लिखे नोट्स के बस एक पन्ने में सिमट जाती है। आज हम बिल्कुल ऐसा ही एक पन्ना उठाने वाले हैं। इसे डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमें ब्रिटिश राज की खींची लकीरों से लेकर आज़ाद भारत के संविधान तक का पूरा सफर कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा वो पन्ना, हमारा सोर्स मटेरियल। देखने में तो ये शायद किसी स्टूडेंट के क्लास नोट्स लगे, है ना? पर जरा गौर से देखिए। इसमें छिपी हैं वो तारीखें, वो घटनाएं और वो कानूनी बदलाव जिन्होंने हिंदुस्तान का सिर्फ नक्शा ही नहीं बल्कि उसकी रूह तक बदल दी। तो ये एक तरह की ऐतिहासिक पहेली है और आज हम सब मिलकर इसके टुकड़ों को जोड़ेंगे और एक पूरी कहानी बनाएंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआती सालों में। सोचिए, वो कैसा वक्त रहा होगा जब भारत की सरहदें किसी पेंसिल की लकीर की तरह थीं, जिसे ब्रिटिश हुकूमत जब चाहे खींचती थी और जब चाहे मिटा देती थी। ये सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं थे, ये वो चिंगारियां थीं जिनसे भविष्य में बड़े बड़े आंदोलन भड़कने वाले थे। अब ये टाइमलाइन देखिए जरा, इससे अंदाजा लगता है कि चीजें कितनी कितनी तेजी से बदल रही थी। 1905 में एक इतना बड़ा फैसला लिया जाता है और कुछ ही साल बाद उसे पूरी तरह से पलट दिया जाता है। नक्शे को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया जाता है। मतलब ये वाकई एक राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था, जहां कुछ भी पक्का नहीं था, सरहदें तो बिल्कुल भी नहीं। तो पहली बड़ी घटना 16 अक्टूबर 1905, बंगाल का विभाजन। और ये कोई मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश में, कह सकते हैं, राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त लहर दौड़ा दी। और यहीं से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। साल 1911 दिल्ली में एक भव्य दरबार सजता है और वहां कौन मौजूद होता है? खुद इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम। और बस इसी ऐतिहासिक मौके पर बंगाल विभाजन का फैसला वापस ले लिया जाता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि लोगों के जबरदस्त विरोध के आगे उस वक्त की कॉलोनियल सरकार को भी झुकना पड़ा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बंगाल तो दोबारा एक हो गया, ये सही है, लेकिन इस पूरी उथल-पुथल में पूर्वी भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। बंगाल से असम और बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया और फिर आगे चलकर 1936 में बिहार से भी उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया। मतलब एक फैसले का असर देखिए, कितने नए प्रांत बन गए। चलिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़े, एक निर्णायक मोड़ पर। अब फैसले कोई और नहीं ले रहा था, अब फैसले भारत अपने लिए खुद लेने वाला था। यहां से एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत होती है। और हमारे नोट्स में अगली तारीख 18 जुलाई 1947, भारतीय इतिहास के सबसे सबसे जरूरी दिनों में से एक। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। बस ये कानून और लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत ऑफिशियली खत्म। यहीं से भारत के एक आजाद मुल्क के तौर पर सफर की नींव रखी गई। आजादी तो मिल गई, पर अब सबसे बड़ा चैलेंज सामने था। इतने बड़े देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाना। और ये वो दौर था जब भारत ने अपने खुद की रूल बुक यानी अपने संविधान को गढ़ा। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे संविधान में पहला अमेंडमेंट यानी पहला संशोधन सिर्फ 1 साल के अंदर ही 1951 में कर दिया गया था। इससे क्या पता चलता है? यही कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे कोई पत्थर की लकीर नहीं समझा। उन्होंने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना, एक ऐसा दस्तावेज जिसे वक्त और जरूरत के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही मजेदार हिस्से पर। इन नोट्स में 6 मौलिक अधिकारों यानी 6 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। ये वो अधिकार हैं जो हर भारतीय नागरिक को मिले हैं। पर यहीं पर एक छोटी सी पहेली भी छिपी है। ये अधिकार हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये सब हमारे संविधान का दिल हैं, कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज 6 अधिकार हैं, तो क्या शुरू से ही 6 थे? और यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल संविधान था उसमें असल में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7? तो फिर वो 7वां अधिकार गया कहाँ? मजे की बात यह है कि इसका जवाब भी हमारे इन्हीं नोट्स में छिपा है।
और ये देखिए, इस पहेली का जवाब इन्हीं नोट्स के अंदर एक छोटे से बॉक्स में लिखा है। साफ साफ 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। बस एक लाइन और पूरी गुत्थी सुलझ गई। तो समझने वाली बात यह है कि संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ, बस उसका स्टेटस बदल गया। पहले वो एक फंडामेंटल राइट था, फिर 1978 के बाद उसे एक लीगल राइट यानी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ऐसा किया क्यों गया? इसके पीछे एक बड़ा कारण था जमीनी सुधारों को लागू करना और देश में आर्थिक बराबरी लाना, जिसके लिए सरकार को कानून बनाने में थोड़ी और आज़ादी चाहिए थी। तो देखा, नोट्स का सिर्फ एक पन्ना और ये हमें कितनी लंबी यात्रा पर ले गया। अंग्रेजों के नक्शे पर लकीरें खींचने से लेकर भारत की आज़ादी तक, और फिर एक देश के अपने नागरिकों के लिए अधिकार बनाने और समय के साथ उन्हें बदलने तक की पूरी कहानी। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी देश का अतीत जो ऐसे नोट्स और दस्तावेजों में कैद है, वो आज भी उसके वर्तमान और भविष्य के फैसलों पर कितना और कैसे असर डालता है? इस पर सोचेगा जरूर।